नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? आज मैं बहुत ही उत्साहित हूँ, एक्साइटेड हूँ। आप सबका स्वागत है आपके अपने एजुकेशन चैनल महावीर सारंग पे। और आज बहुत ही लकी डे है हमारे लिए और मेरे लिए स्पेशल, क्योंकि आज हम जिन मेहमान को अपने स्टूडियो में पढ़ने बुलाया है वो हमारे चीफ गेस्ट हैं, आरसीएम बिजनेस के गॉड फादर है। आरसीएम बिजनेस में जितनी भी पिनें आज से पहले निकली है सारी उन्हीं के द्वारा जनरेट हुआ है। तो आज हम बहुत ही भाग्यशाली हैं, उनसे अपने मिलेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, उनके जीवन के बारे में जानेंगे, आज का दैनिक लाइफस्टाइल क्या है, वो क्या सोचते हैं आरसीएम को लेके, फ्यूचर में कैसे बिजनेस को शुरू किया। बहुत सारे लोगों के मन में इस तरह के सवाल आते हैं, उन सारे सवालों के आज हम जानकारी लेंगे। किस तरह से बिजनेस शुरू हुआ, क्या क्या उन्होंने शुरुआत में चैलेंज देखे। बहुत सारे लोग ऐसा विचार रखते हैं कि जब शुरू हुआ था तब ये आसान होगा, आज मुश्किल है। इन सारी चीजों की अपने बातचीत आज करने वाले हैं। और आज हम बहुत ही सौभाग्यशाली, परम सौभाग्यशाली हैं कि आरसीएम बिजनेस में आज जो हमारे गेस्ट आने वाले हैं, चीफ गेस्ट जो हमारे हैं, वो आरसीएम बिजनेस के भगवान, आरसीएम बिजनेस के पितामह है, आरसीएम बिजनेस के दादाजी, और हम सबको जीवन में बड़ी उपलब्धि और बड़ी कामयाबी पे ले जाने वाली जो शख्सियत है उनका नाम आदरणीय श्री बी सी छाबड़ा जी है। एक बार हम उनका स्वागत करते हैं। सर, स्वागत है आपका आरसीएम परिवार थैंक के यू। इस एजुकेशन थैंक चैनल यू। पे। इसका उद्देश्य यही है कि हिंदुस्तान में एक नई ऊर्जा का निर्माण करें। थैंक यू महावीर जी, बिल्कुल आप जो भी कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो। और मेरे लिए ये बहुत गौरव का विषय है कि आपने मेरे को मौका दिया हिंदुस्तान के लाखों करोड़ों लोगों से रूबरू होने का। और इट्स वेरी गुड। मैं बहुत स्वागत करता हूँ आपका। बहुत स्मार्ट लग रहे हो आप उस कुर्सी पे थैंक यू बैठ सर, के, सब बहुत ही आपका अच्छे नूर है से। सर। हाँ नहीं, सब बहुत आपका नूर है, आपकी ऊर्जा है। चेहरे पे बहुत अच्छी चमक दिखाई दे रही है। और मतलब चेहरे पे खुशी और चमक दोनों दिख रही है। आज ऐसा लग रहा है जैसे बहुत खुश हो, कोई लॉटरी लगी हो जैसे। आज मैं बहुत बिल्कुल। ज्यादा खुश हूँ सर, चलो। क्योंकि मैं तो सर एक कंकर पत्थर था सर। इस कंकर पत्थर को जिन्होंने हीरा बनाने का प्रयास किया, हमारी गलतियों को जिन्होंने माफ किया, और मुझे तो बड़ा सर आश्चर्य होता है, कई बार पीछे घूम के देखता हूँ सर। हम बहुत बड़ी बड़ी गलतियां करते थे, लेकिन आपको कभी गुस्सा नहीं आया, आपके चेहरे पे हमने हरदम मुस्कान देखी। और आज हम जो भी जीवन में है ना सर, मैं ये मानता हूँ सर, मेरी कामयाबी में 90% केवल एक शख्सियत का रोल है, और उस शख्सियत का नाम मेरे गुरु, मेरे भगवान आरसीएम बिजनेस में बीसी छाबड़ा जी का है। और मैं बहुत लकी हूँ सर कि आज आपसे डायरेक्ट बातचीत हम लोग कर रहे हैं। तो प्रोग्राम की हम शुरुआत करना चाहते हैं सर। बहुत सारे लोगों के ऐसे सवाल आते हैं सर कि बीसी छाबड़ा जी पहले से बिजनेस में थे, क्या करते थे, कहाँ रहते थे, क्या टीसीजी बड़े हैं या बीसीजी बड़े हैं। तो सर, सबसे पहले आपके हम दो परिचय जानना चाहेंगे सर। एक पारिवारिक परिचय और एक व्यावसायिक परिचय सर। थोड़ा सा अपने बारे में बताएं सर। पहले कहाँ आपका पारिवारिक। जन्म हुआ सर, कैसे बिजनेस में आए, बिल्कुल कब शुरू किया? बिल्कुल जी बिल्कुल, सर। मैं बात करता हूँ। पारिवारिक परिचय की जहाँ तक सवाल है, हम लोगों का 6 भाइयों का परिवार है। हमारा जन्म बिल्कुल गांव, नानसी गांव में हुआ। मतलब छोटा सा गांव है जहाँ पर अभी भी बसें नहीं जाती है। वो गांव तो अभी इंटीरियर में होने की वजह से अभी इवन तो अब तो हमारा भी जाना नहीं होता, तुम्हारा तो होता है, लेकिन हमारा तो गांव जाना भी 2-2 3-3 4-4 साल निकल जाते हैं। कुछ भी नहीं, वहाँ पर घर बार है बस से। तो हाँ, गांव में कुछ व्यापार नहीं होने की वजह से हम लोग केकड़ी माइग्रेट हुए। और केकड़ी में कपड़े का बिजनेस था। तिलोक जी के पास अलग कपड़े का बिजनेस था, मेरे पास अलग कपड़े का। वो होलसेल का करते थे, मैं रिटेल का करता था। पहले एक था, फिर दो हुए। और फिर जब वो पहले हमारे इचल करण जी में मैन्युफैक्चरिंग थी धोती की। और धीरे धीरे लगा कि धोती के दिन अब जाएंगे, शूटिंग के दिन आएंगे, तो भिलवाड़ा शिफ्टिंग हुई। और एक दो ब्रदर भिलवाड़ा आ गए। फिर उन्होंने तिलोक जी को भी भिलवाड़ा बुला लिया, तो पहले तिलोक जी आ गए, तो उनका बिजनेस भी मैं देखने लगा। उनका होलसेल रिटेल मेरा मर्ज हो गया एक साथ। और फिर धीरे धीरे परिस्थितियां कुछ ऐसी, मतलब इमोशनल ऐसे चैलेंजेस बने कि, चैलेंजेस तो नहीं कहूँगा क्योंकि केकड़ी में मेरा व्यापार भी बहुत अच्छा था। मतलब ये गॉड प्लान ही कहूँगा कि मैं भी भिलवाड़ा आ गया और भिलवाड़ा मैंने कपड़े की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की। और 6 भाइयों के परिवार में उम्र में मतलब सबसे बड़े वाले एक ब्रदर थे कंवरलाल जी, वो अब नहीं रहे इस दुनिया में, उन्होंने शरीर छोड़ दिया। दूसरे नंबर पे मैं हूँ। और तीसरे नंबर पे तिलोक जी हैं। चौथे नंबर पे हमारे ब्रदर है निहाल जी, वो फॉरेस्ट में अब रिटायर होने वाले हैं, राजस्थान की सबसे बड़ी पोस्ट पे है। और 5वें नंबर पे प्रकाश जी हैं, जो आरसीएम वर्ड बनाने का काम जिन्होंने देखा और कंस्ट्रक्शन के काम देखते हैं। 6ठे नंबर पे कैलाश जी हैं, जो दिल्ली रहते हैं।
तो हमारा 6 भाइयों का एक अच्छा खासा परिवार है। उम्र में बड़ा मैं हूँ और ज्ञान गुण और शक्तियों में बड़े ऋषि जी हैं। तो दोनों का नहीं बैलेंस नहीं सर। ऐसे बच जाता है। जी जी सर जी। तो सर आरसीएम बिजनेस में सर आपको ज्वाइन किसने करवाया सर? और शुरुआत आरसीएम बिजनेस नहीं में एक्टिवली सबसे पहले किसने शुरू किया सर? नहीं, एक्चुअली में तो क्या है कि शुरुआत तो नेचुरली कंपनी की शुरुआत हुई तो परिवार का सदस्य होने के नाते, हमारे को किसी ने ज्वाइन नहीं कराया। परिवार का सदस्य होने के नाते परिवार की, पूरे परिवार की ज्वाइनिंग लगी हुई है। चाहे जी जी। उसमें मैं हूँ, चाहे हमारे बड़े वाले भाई साहब थे, उनके लड़के थे, बहुएं थी, मतलब ज्वाइनिंग है सभी की डली थी इनिशियल लेवल पे जब कंपनी का स्टार्टिंग हुआ। और प्रैक्टिकली उस समय में मतलब इधर एमएलएम हर्बल लाइफ का काम थोड़ा सा देखता था, तो मेरे को नॉलेज थी। तो फिर जब ये काम स्टार्ट हुआ तो हर्बल लाइफ से मेरे को इधर इस काम को देखने की जिम्मेदारी ले ली। और क्योंकि नॉलेज थी थोड़ी बहुत, तो वो नॉलेज काम आई यहाँ पे। और फिर मैं तो पूरे भारत में देखने की जिम्मेदारी मेरे सिरे थी। अच्छा अच्छा। तो सर थोड़ा चैलेंज सर बड़ा रहा होगा। आप तो पहले सर दुकान पे बैठते थे व्यापार में, फिर डायरेक्ट एकदम से फील्ड में जाना सर। नहीं, ऐसा था कि पहले मेरा रिटेल का शॉप था केकड़ी में, और बाद में मैंने भिलवाड़ा में अपना मैन्युफैक्चरिंग न्यू पॉइंट के नाम से स्टार्ट कर दिया था। और वो कपड़े का काम चालू था, आज भी चालू है। न्यू पॉइंट का ब्रांड आज भी चालू है। और चैलेंजेस, शायद मेरी फितरत में चैलेंजेस को चैलेंजेस मानना नहीं रहा है। तो जी मतलब काम में उस समय इतनी पॉजिटिविटी थी, इतनी ऊर्जा थी, इतना जोश था, उतना जुनून था कि कोई भी चैलेंजेस चैलेंजेस लगता ही नहीं था। जब जी आपके अंदर उत्साह और उमंग का सैलाब हो तो आपको चैलेंज कभी भी चैलेंज दिखाई नहीं देंगे। जितनी पॉजिटिव एनर्जी उस समय थी हमारे पास में, उतनी तो आज भी महसूस नहीं करते हम। जब आरसीएम की शुरुआत थी तो मतलब ऐसा लगता था कि जैसे दुनिया में मतलब कुछ थकान वगैरह कुछ होती ही नहीं थी। मतलब इतना जोश था, इतना जुनून था, इतना उत्साह था, इतना उमंग था कि जो आज लोगों को चैलेंज दिखाई देते हैं वो उस समय हमें चैलेंज दिखाई नहीं देते थे। आज भले ही थोड़े दिखाई देते हो, लेकिन उस समय तो बिल्कुल भी नहीं दिखाई देते थे। और उस सब का कारण मैं इसलिए कहा करता हूँ हमेशा कि फुटबॉल में हवा नहीं हो तो वो फुस है, और हवा हो तो वो खुश है। तो उस समय में हमारे में हवा इतनी थी कि वो बॉल छोटी सी किक से ही आगे जाती थी। और ये रियलिटी है, मतलब मैं कोई बनावटी बात नहीं कर रहा हूँ। उस समय जी की जी। पॉजिटिविटी, उस समय की एनर्जी, उस समय की ऊर्जा आज भी मुझे याद है कि मैं जब रायसिंह नगर में एक फंक्शन हुआ था तो फंक्शन सुबह से लेकर शाम तक चला था, रात तक चला था। मतलब कितना जोश होता था उस समय, कितना जुनून होता था, कितना उत्साह होता था, वो आज भी याद करते हैं तो उसी से ही एनर्जी आ जाती है। इसलिए कोई भी चैलेंज, कभी भी चैलेंज दिखाई नहीं देता था। और उस समय डायरेक्ट सेलिंग को लेके कपड़े में पहली कंपनी आने की वजह से इसके प्रति बहुत पॉजिटिविटी थी लोगों में। लोगों को जो बात चैलेंज दिखाई देता है वो, और कोई फेल्योर था नहीं, कोई भी फेल्योर तो हुआ ही नहीं था, आए ही थे। तो सबको कपड़ा बदलने से इनकम आना ही अपने आप में, ये पूरे वर्ल्ड में पहली बार था ऐसा। तो इसलिए ये अपने आप में ही बहुत अच्छा था। जी जी। अच्छा सर, शुरुआत में आपको वो चैलेंज भी फेस करने पड़े होंगे सर, जो एक आम डिस्ट्रीब्यूटर को पड़ते हैं कि कंपनी भाग गई तो क्या गारंटी है चलेगा, लोग मना करते होंगे आपको भी, तो नेगेटिविटी आप में भी तो आती होगी ना सर उस समय, जैसे नहीं आज करते हैं वैसे उस समय भी तो करते होंगे। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, ये बात तो आप ठीक कह रहे हो। लेकिन कंपनी भागने वाली बात तो, चूंकि हम कंपनी पार्ट से थे और टीसीजी को भी जानते थे, और टीसीजी की, क्योंकि टीसीजी की मेरी जब बातचीत हुई थी तब पहली बातचीत में मैंने पूछा था कि कब तक चलाना है इस बिजनेस को, तो उन्होंने कहा मरते दम तक। उनका ये सेंटेंस था। और मैं जानता हूँ कि टीसीजी जो बोलते हैं वो करते हैं। तो इसलिए ये बंद हो जाएगी, भाग जाएगी, ये तो हमारे दिमाग में, बाहर वालों के दिमाग में हो सकता है, मेरे दिमाग में तो हो ही नहीं सकी, इम्पॉसिबल था। क्योंकि मुझे पता था कि जिनके साथ मैं काम कर रहा हूँ वो कहीं ना भागने वाले हैं ना बंद करने वाले हैं। तो वो तो जब आपको अंदर की बातें पता होती है तो वो कॉन्फिडेंस आप में रहता है। हाँ, मना लोग करते थे, राय बहुत देते थे, लोग कहते थे किट 500 की होती तो, लेकिन फिर भी लोगों को पसंद आता था, क्योंकि ये कंसेप्ट ही अपने आप में पहली बार क्रिएट हुआ था कि कपड़े बदलने से इनकम आ सकती है। तो जी जी जी। मतलब लोग खूब मना भी करते थे, राय भी देते थे। लेकिन उसके बावजूद भी जो चीज मैंने सीखी है कि अगर आपके पास में मदद करने की जिम्मेदारी हो
और मदद करने का मादा हो। तो क्योंकि मेरे पास मदद करने की जिम्मेदारी थी और मदद करने का मादा था, तो इस वजह से लोग तो सभी कामयाब तो सभी होना चाहते हैं और मेरे जी पास जी मदद करने की जिम्मेदारी थी। भाई मुझे याद है मैं पहली बार भिलवाड़ा से 700 किलोमीटर रायसिंह नगर बाई कार चला था, तो वो इतनी लंबी कार की जर्नी और डे की कंटिन्यू जर्नी और रेगिस्तान के इलाके की पहली जर्नी मुझे आज भी याद है कि साल में चले ही जी जा जी रहा हूँ। मैंने कहा यार जहाँ कहाँ रहे, ये तो कहीं दुनिया ही अंत हो रही दिखती है और गांव भी नहीं दिखते थे। तो लेकिन मदद करने की मादा था और एनर्जी थी, उस समय का एनर्जी लेवल मैं आज भी महसूस करता हूँ। बहुत जी गजब जी की एनर्जी थी, कुछ तो उम्र का जोश था और कुछ कंसेप्ट का जोश था और कुछ आगे बढ़ने का जोश था, मतलब सारी चीजों का जोश था। मतलब उस समय मेरे में जोश जो था वो लबालब था और उस समय मेरे में से आग निकलती थी। वो आप लोगों ने भी देखी है। बाद में मैं जब ब्रह्मा कुमारी से जुड़ गया तो थोड़ा सा मेरा वो फायर लेवल कम हुआ, लेकिन मतलब वाकई वो था। और बाधाएं तब बह जाती है जब नदी बहुत उफान पे होती है, तो कोई रोक नहीं पाता उसको। वैसा ही कुछ सिचुएशन थी हमारी। सर, उस समय आप बोलते थे ना सर, तो आगे वाले 2-3 लाइन में जो लोग बैठे रहते थे ना सर, तो हाँ कमजोर दिल वाला खड़ा होकर चला जाता था मीटिंग में। कई बार रोते थे, कई बार हंसते थे। मीटिंग के बाद लोगों को सुध बुध ही नहीं रहता था क्या है। गंगानगर में आज भी नहीं आपके नाम का जलवा है सर, कि वो नहीं नहीं छाबड़ा जी नहीं आए ना तो आरसीएम उरसीएम तो पता नहीं है, पर छाबड़ा जी का जोश हमें कई सालों तक एनर्जी दे जाता है। वो जोश नहीं बहुत नहीं ज्यादा होता था उस समय। नहीं वाकई होता था। अब मुझे याद है, मतलब वो इतना जोश और इतना जुनून होता था। वो बाद में जब मैं ओम शांति ब्रह्मा कुमारी जी के साथ ज्वाइन हुआ, तब तो मैं बिल्कुल कूल डाउन हो गया था। वो तो वापस मैंने पुराना फॉर्मेट लाने के लिए प्रयास किया, नहीं तो पहले जी जी वाला। और बीच में चूंकि मैं बीके से जुड़ा, जब मेरा सेल्फ रियलाइजेशन हुआ तो मैं एकदम ठंडा हो गया। मतलब मेरी आवाज ही जी जी बदल गई, मेरी आवाज में एकदम तीस आ गई। तो लोगों ने तो कहा यार ये तो बिल्कुल ही गए हैं। तब मैं वापस पुराने फॉर्मेट में आने का, लेकिन चूंकि बदलाव आ चुका था तो वो जोश तो वाकई जोश था। सर, कुछ सवाल पूछे हैं सर व्यूवर्स ने, आरसीएम हाँ के डिस्ट्रीब्यूटरों बिल्कुल ने। बिल्कुल बिल्कुल सर बिल्कुल। इजाजत हो तो ले लें सर। हाँ क्यों नहीं, वाई नॉट। सर, एक डिस्ट्रीब्यूटर है दिनेश भाई सलेडिया, राजकोट इंडिया से। पूछ रहे वेरी हैं, गुड। गुरुदेव जी नमस्कार सर, आपने 1 करोड़ लोगों को आरसीएम के कपड़े पहनाने का संकल्प लिया था, वो पूरा हाँ करने के लिए आपने कौन सा असरकारक तरीका काम में लिया, और क्या कारण था कि इतना बड़ा टारगेट आपने डायरेक्ट ले लिया सर? एक्चुअली में अगर ये बात मैं कहूँ कि ये टारगेट मैंने लिया तो गलत हो जाएगा। सेकेंड एनिवर्सरी के स्टेज पर मैं बिरला ऑडिटोरियम के स्टेज पे खड़ा था और वहाँ के माहौल में इतनी ज़्यादा ऊर्जा थी, मतलब जी इतना जी जोश था वहाँ के माहौल में, मेरे में अकेले में नहीं। मतलब वहाँ का पूरा वातावरण इतनी उपलब्धियों से भरा हुआ था, लोगों में जोश था, जुनून था। 2,500 लोगों के प्रोग्राम में 5-7 हज़ार लोग आए थे, बाहर भी खड़े थे। मतलब तो वो जो जोश और जुनून होता था, जब मैं स्टेज पे खड़ा होता हूँ तो इन जनरली मैं अपने आप को खाली कर देता हूँ और ऊपर वाले के साथ कनेक्ट हो जाता हूँ। तो ऊपर वाले जी के माध्यम से मेरे को निमित्त बना के कोई आवाज निकलती है तो मेरे को कॉन्फिडेंस रहता है ये अपन ने नहीं बोला तो फिर अपनी जिम्मेदारी भी नहीं है। और हाँ, लेकिन संकल्प में शक्ति तब आती है जब आपके संकल्प में दृढ़ता हो और संकल्प पर आपका फोकस बना रहे और उस संकल्प को जनता का। और मैं केवल मेरी बात नहीं करूंगा, मेरे दिल से वो आवाज इस कदर निकली थी, मेरे दिल की गहराई से वो आवाज इतनी सच्चाई के साथ निकली थी कि जो सामने दर्शक बैठे थे उन्होंने इसको अपने गोदी में ले लिया, अपने दिलों में ले लिया। जी और पूरे हिंदुस्तान ने इस आवाज को पकड़ के इसको सच मान लिया, इसलिए ये काम अंजाम हुआ। अगर मैं ये कहूं कि ये मैंने किया तो ये गलत हो जाएगा। ये हम सब लोगों ने, उस समय महावीर जी तो नहीं थे, राजा राम जी थे। तो जी राजा मतलब वो मेरे दिल की आवाज लोगों के दिलों में घुस गई और लोगों जी ने जी उसको पकड़ लिया कि ये अगर कह रहे हैं तो होगा, इसलिए हम भी करेंगे। तो वो सेम चीज है। और कुछ ऊपर वाले की ये नियति का खेल रहता है, तो नियति ने मेरे माध्यम से ये शब्द कहलवाए। अब तो मैं काफी संकल्पों की साइंस सीख चुका हूँ और अब तो मैं जान चुका हूँ, उस समय तो ये सब कुछ गॉड प्लान से निकला था और जी हमने जी उस पर डट के काम किया। काम करने का हमारा जोश कभी भी कम नहीं हुआ। वो जोश जुनून तो था ही, उस जोश जुनून को सारी दुनिया देखती थी तो लोगों में परिवर्तन आता था। फिर वो धीरे धीरे अंजाम, और क्योंकि ज्वाइनिंग ही उस समय मेन बिजनेस था तो वो काम जी जी। हुआ। तो आपको सर भरोसा भी हो गया कि मैं ये करके रहूंगा 1 करोड़ लोगों को? उस हिसाब से आप मीटिंग लेते थे उस जमाने में सर, कि मतलब मैं करके ही रहूंगा? नहीं, ये एक्चुअली कहाँ में से आया सर? नहीं, मेरे मैं
खुद भी मतलब आश्चर्य के साथ ही कह रहा हूँ, उस समय इतना जोश था, इतना जुनून था कि डाउट नाम की चीज तो दूर दूर तक आ ही नहीं सकती थी। मतलब जैसे आज मैं 1 करोड़ अपनी दुकानों के बारे में बोल रहा हूँ तो मेरे किसी भी जी कोने जी में डाउट आता ही नहीं है, मतलब बिल्कुल नहीं आता है। जी जी जब अपने को पता चल जाता है कि अपन जो बात बोल रहे हैं इसके पीछे डाउट है, इसके पीछे डाउट नहीं है। तो जितना कॉन्फिडेंस के साथ मैंने उस समय बोला था, उस समय तो हम इतने नादान थे या इतने पॉजिटिव थे कि डाउट नाम का शब्द तो कभी भी दूर दूर तक भी अंदर आया ही नहीं। और जब आपके जी जी निश्चय में मतलब दृढ़ता होती है तो निश्चय की विजय होती है। और वैसा ही सेम अभी 1 करोड़ अपनी दुकानों के बारे में मेरा उतना ही बड़ा निश्चय है। आगे बात करेंगे उस पर। जी जी जी। मतलब बहुत तो अच्छा सर हो वो जाएगा। मेरे को मैं इसलिए याद आ रहा है सर कि मेरे को आज भी याद है राजा राम जी और आप बीकानेर आए थे जब मैं 2.5 हजार की नौकरी करता था ना सर। तो बिल्कुल, मैं प्लान देने के बाद आपके आपने ऑफिस ये में आया कहा था। था सर, हाँ आपने ये कहा था तू आए या नहीं आए 1 करोड़ लोगों को इस कपड़े में लाना ये मेरा टारगेट है, मैं लाके रहूंगा। आपकी इस बात ने मेरे को बड़ा मोटिवेट किया था। नहीं बिल्कुल, मैं आपके ऑफिस में आया था, मुझे याद है। और राजाराम जी लेके आए थे वो बीकानेर वाले ऑफिस में, जहाँ कंप्यूटर में हम भी थोड़ा सा अंदर जी डरते जी डरते आए थे कि यार कोई इस बड़े ऑफिस में जा रहे हैं। लेकिन ये सब कहते ना, नियति किस तरह से आगे बढ़ती है और जी ड्रामा में जी। ये सीन है। नहीं, बहुत अगला अच्छा। सवाल है सर, वीरेंद्र तिवारी जी पूछ रहे हैं सर, हाँ, डाउनलाइन की कब तक और किस प्रकार मदद करनी चाहिए सर? नहीं देखो, इसमें मतलब डाउनलाइन की मदद तो जब तक ये डाउनलाइन जीवन काल हमारा है, मदद के तरीके बदल सकते हैं, लेकिन मदद कब तक करनी चाहिए और कब खींच लेनी चाहिए ये तो दिमाग में ख्याल भी नहीं आना चाहिए। भाई मैं महावीर, हाँ, जब उसको मदद की जरूरत ही नहीं रहे तो मदद करने की जरूरत नहीं है। बाकी तो अंतिम समय तक, जब तक हम इस बिजनेस में मौजूद है, हमारी उपस्थिति मौजूद है और उसकी उपस्थिति मौजूद है, मदद का फॉर्मेट बदल सकता है पर मदद का भाव कभी नहीं जी बदलना चाहिए। मदद महावीर की मुझे आज भी करनी चाहिए और महावीर को आज भी लेनी चाहिए। तो हाँ, जी जी महावीर को अब मेरी मदद की जरूरत नहीं पड़ती है, वो एक अलग बात है। लेकिन भाव में ये मैं लिया हूँ कि अब तो महावीर की तो मैं परवाह नहीं करूंगा, वो गलत है। तो बहुत डाउनलाइन की मदद को कोई बाउंड्री में नहीं बांधे, वो एक जन्मों जन्मों का रिलेशन है। क्योंकि आप नहीं रहेंगे और वो डाउनलाइन नहीं रहेगी तो भी आपका वारिस और उसका वारिस तो रहेगा। इसलिए आपका जी जी संबंध तो जन्मों जन्मों का है। इसलिए जी मदद जी कभी खींचने की बात नहीं सोचनी चाहिए। जरूरतें ऑटोमेटिकली जब अपनी डाउनलाइन मैच्योर हो जाती है तो उसको मदद लेने की जरूरत ही कम हो जाती है। हाँ, आप मदद को किस तरीके से मदद समझ रहे हो, डाउन अपलाइन को भी, डाउनलाइन को भी ये बात समझनी है कि अपलाइन के 3 यूज होते हैं: नो यूज, मिस यूज और अनयूज। तो अपलाइन का अगर मिस यूज हो रहा हो तो उसको कंट्रोल में करना सीखना चाहिए, वो एक काउंसलिंग का सब्जेक्ट है। जी जी, बहुत बढ़िया सर। हाँ, अच्छा, एक सवाल और है सर, हरीश भाई पूछ रहे हैं सर, आपने कच्छ से लेके काजीरंगा और कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक यह बिजनेस फैलाए, तब ना कोई सुविधा थी, ना ऑनलाइन था, ना टेक्नोलॉजी थी, ना प्रोडक्ट था इतने सारे, ना डिलीवरी सेंटर थे, फिर भी सर रूबी लेवल के लोग हैं, फिर भी इतनी आसानी से बिजनेस नहीं चल रहा, उसका क्या कारण लगता है सर? नहीं देखो, 2 बातें इसमें। नंबर एक तो उस समय जो भी कुछ किया, तो वो कुछ बातें तो मैं पहले बता चुका हूँ। लेकिन एक जी बात मैं जी आपको कहना चाहता हूँ और सभी को कहना चाहता हूँ, जी जी विश्वास में, विश्वास में अनबिलीवेबल पावर है। विश्वास जी में जी ऐसी शक्ति होती है कि वो बड़े से बड़े तूफानों को भी हटा सकता है। कहते हैं कि विश्वास में वो ताकत होती है कि वो पहाड़ को भी दूर खिसका सकता है। तो वो जी विश्वास हमारा हो था, है और रहेगा, क्योंकि हम कंपनी के बैकएंड को जानते थे। हम कंपनी के फाउंडर को पर्सनली हमने अपने हाथों से, मतलब हमारे सामने छोटे से बड़े हुए हैं, तो उनके नेचर को, जी जी उनकी दृढ़ता को जानते थे। तो जब हमें कंपनी के प्रति विश्वास था और दुनिया के प्रति यह विश्वास था कि दुनिया कामयाब होना चाहती है, तो ये विश्वास की जो वो ताकत थी वो हमारे को कभी भी हिलने नहीं देती थी। नंबर एक। नंबर दो, दूसरा सवाल है कि उस समय उपलब्धियां जल्दी मिलती थी, आज भी मिलती है। ऐसा नहीं कि उस समय नहीं मिलती थी, आज नहीं मिलती है। हाँ, उस समय चूंकि बिजनेस आसान था, क्योंकि केवल किटें ही देनी थी, ज्वाइनिंग से जी जी बिजनेस वॉल्यूम होता था। और ज्वाइनिंग काम करे या नहीं करे, लेकिन आपको बिजनेस देके चली गई वो। तो ज्वाइनिंगें बहुत ज्यादा होती थी, ज्वाइनिंगें आज भी होती है, लेकिन वो ज्वाइनिंगों में आज बिजनेस वॉल्यूम 0 है। उस समय जी जी ज्वाइनिंग का जो बिजनेस था वो बिजनेस की ग्रोथ को बहुत तेजी देता था, नंबर एक तो।
नंबर 2, उस समय नेगेटिविटी बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि जी जी उस समय मतलब बिल्कुल ही नहीं थी, क्योंकि लोग कोई फेलियर रेट नहीं थी। आज आपको कहीं न कहीं थोड़ी बहुत फेलियर रेट भी दिखाई देती है, तो वो थोड़ी सी नेगेटिविटी और दूसरी कंपनियों की नेगेटिविटी भी रहती है। कई जी जी थोड़े से मार्केट में जब नेगेटिव फैक्टर पैरेलल आ जाते हैं, तो आपको काम करने का ताकत थोड़ी ज्यादा लगानी पड़ती है। अंधेरा ज्यादा हो तो रोशनी भी ज्यादा करनी पड़ती है। बाकी सफलता उस समय भी मिल रही थी, सफलता आज भी मिल रही है। हाँ, एक चैलेंज रहता है कि किसी ने फेज 1 के बिजनेस को देखा है और वो उसी जी पैटर्न से फेज 2 को करना चाहेगा, तो तरीका बदल गया है। फेज 1 ज्वाइनिंग बेस्ड बिजनेस था, फेज 2 प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है। एजुकेशन सिस्टम यहाँ इंपॉर्टेंट हो गए हैं, और पुरानी जो फेल्योर रेट है वो भी आपको ही हैंडल करनी पड़ेगी, वो भी थोड़ा चैलेंजेस है। लेकिन सक्सेस रेट में ना पहले कमी थी ना आज कमी है। आज भी जी जी मैं देख रहा हूँ लोग मतलब 2012, 13, 14, 15 में ज्वाइन होकर रूबी बन रहे हैं, अभी भी बन रहे हैं। पहले भी बने थे और आज भी बन रहे हैं, तो सफलता तो आज भी मिल रही है। हाँ, अपना काम करने के तरीके की थोड़ी समीक्षा करनी होती है अपलाइन के साथ में। अगर हमें कम मिल रही है तो हमें जी अपने अपलाइन से काउंसलिंग करनी चाहिए कि सर मैं काम कर रहा हूँ, मेरे काम करने के तरीके में क्या बदलाव आप सक्षम अपलाइन कि मैं सफलता को और जल्दी ले सकूँ। बाकी सफलता की दरों में कोई कमी नहीं है। आज भी हमारे पास नई पिनें खूब आ रही है, बिजनेस का टर्नओवर खूब बढ़ रहा है, और अब तो हम एक बहुत ही बड़े जी। मुकाम की तरफ जा रहे हैं, तो वो बात चर्चा करेंगे अपन। अच्छा गुरु, एक सवाल और आ रहा है सर, उड़ीसा से काला हांडी से उत्तम जी पूछ रहे हैं, आपके अंदर जो एनर्जी है उसको मेंटेन करने के लिए हमें कौन से टूल को मेंटेन करना चाहिए ताकि एनर्जी डाउन नहीं जाए सर? आप कौन से टूल यूज करते हैं सर? और नए वेरी आदमी गुड। को या आरसीएम के डिस्ट्रीब्यूटर को अभी कौन से टूल यूज करने चाहिए सर? नहीं, वेरी गुड, बहुत अच्छा। देखो, मैं आपको बता दूं कि आरसीएम बिजनेस से आने से पहले मैं एक ट्रेडिशनल बिजनेस का आदमी हूँ, और आरसीएम बिजनेस में जब मैं आया तो मेरे को एक बात समझ में आ गई कि इतने बड़े परिवार को एज ए मुखिया देखना है तो आपको अपने व्यक्तित्व में परिवर्तन लाना पड़ेगा। तो मैंने बहुत किताबें पढ़ी, मतलब सकारात्मक सोच के, पॉजिटिव एनर्जी की खूब किताबें पढ़ी। बहुत बड़ी लाइब्रेरी आज मेरे पास है, और किताबों ने जी मेरे अंदर बहुत अच्छा मटेरियल दिया। उन किताबों का मैं ऋणी हूँ जिन्होंने मेरे अंदर बहुत अच्छा मटेरियल दिया। और मेरी ये पढ़ाई की यात्रा में मैं उस बड़ी पढ़ाई तक पहुंच गया जहाँ ब्रह्म कुमारी की पढ़ाई होती है। तो वो हमारे को हर हाल में सिखाया जाता है कि पॉजिटिव रहना, और उसके लिए मैं सुबह का जो 1 घंटा है, आज मैं आपको बता देना जी चाहता हूँ कि मैं सुबह का लगभग लगभग मेरा 2 घंटा पढ़ाई में जाता है। ठीक है, पहले मैं मार्केट की किताबें पढ़ता था, अब मैं ब्रह्मा कुमारी इसका मतलब हमारा मुरलियों का, परमात्मा का ज्ञान लेता हूँ। लेकिन वो पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर और लबालब होता है। और मैं किसी भी आदमी को ये बात कहना चाहता हूँ, परिस्थितियां कैसी भी हो, आपका फायदा, परिस्थितियां कितनी विपरीत हो, सामने वाले की तरफ से गलत हो, आपका अपना फायदा पॉजिटिव रहने में है। ये बात मैंने अच्छी तरह से सीख ली थी कि मेरा पॉजिटिव रहना मेरे लिए फायदेमंद है, मेरा नेगेटिव रहना मेरे लिए नुकसानदेह है। जब ये बात अच्छी तरह से जी समझ जी में आ गई तो नेगेटिव होने का तो कोई कारण ही नहीं। इसलिए मैं आज की तारीख में मेरे को कोई भी बात, घटना, गाली गलोच, ऊंचा नीचा कहना, निंदा करना मेरे को नेगेटिव नहीं करता है। और अब तो मैं ईश्वरीय जी स्टूडेंट हूँ, तो नेगेटिव में होता ही नहीं हूँ, मतलब किसी भी परिस्थिति में नहीं होता हूँ, क्योंकि मेरा फायदा पॉजिटिव रहने में है। तो मैं पॉजिटिव रहता हूँ और सभी को रहना चाहिए। आपकी पॉजिटिविटी ही आपको प्रॉस्पेरिटी की तरफ ले जाती है। इसलिए नंबर जी 1। जी नंबर 2, आज मैं मेडिटेशन करता हूँ, आज मैं मतलब पॉजिटिव एनर्जी की किताबें पढ़ता हूँ, और खुद के प्रति पूरा पॉजिटिव रहता हूँ। मेरी अपेक्षाएं ज़्यादा नहीं है, मेरी इच्छाएं ज़्यादा नहीं है, और मेरी जो मैं आरसीएम बिजनेस को आज जो करता हूँ तो वो मैं मेरी मॉरल ड्यूटी मान के करता हूँ। कि मेरी मॉरल ड्यूटी है कि जी इतने लोगों को अगर मैंने कहीं सपने दिखाए तो मैं मैदान छोड़ना नहीं चाहिए। तो वो मॉरल ड्यूटी मान के करता हूँ, तो मेरे को हमेशा शक्ति रहती है। और जब भी जनता के सामने रहता हूँ तो जनता मुझे अच्छी लगती है, तो वहाँ से शक्ति मिलती है। तो मेरा एनर्जी का सोर्स कभी कम नहीं होता है, क्योंकि मैं हमेशा भगवान से जुड़ा हुआ रहता हूँ। सुप्रीम एनर्जी से मेरा कनेक्शन है, इसलिए एनर्जी कभी कम हो ही नहीं सकती। जी बहुत अच्छा सर। जैसा कि आपने बताया सर, आपने बहुत सारी किताबें पढ़ी, एजुकेशन लिया, टूल्स आप यूज करते थे बहुत सारे। उसमें एक बुक आपने मेरे को दी थी सर एक समय में, पावर मंत्र करके आपने एक बुक निकाली थी सर।
बहुत सारी किताबों का आपने निचोड़ निकाला था, और उस बुक ने सर बहुत जीवन में बदलाव लाए सर। जब मैं निराश होता था, जब परेशान होता था, जब मुझे लगता था कि बिजनेस नहीं बढ़ रहा है, खर्चे ज्यादा हो रहे हैं, उस बुक से मुझे बहुत एनर्जी मिली थी। और उस समय आप छोटी छोटी किताबें बांटते थे सर। मुझे आज भी अच्छी तरह याद है सर, आपने मुझे एक बार बुक दी थी सर, ब्रायन ट्रेसी की ये बुक दी थी सर, लक्ष्य। मैं इसको रेगुलर पढ़ता हूँ सर आज भी। इसी बुक से मेरे जीवन में बड़े लक्ष्य तय हुए सर। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अच्छा सवाल पूछा। अच्छा, एक सवाल और आ रहा है सर। दयाराम गोदारा जी है सर, मैंने 2004 से 2009 तक काम किया, लेकिन आरसीएम में कुछ प्रॉब्लम आई और हम इससे बाहर हो गए। अब घर में पापा की तबीयत बहुत खराब रहती है और मैं बेरोजगार हूँ, और आरसीएम में काम करना चाहता हूँ पर कर नहीं पा रहा हूँ। आप बीसी छाबड़ा जी से जरूर पूछें सर, मेरे को क्या करना चाहिए, कहाँ से शुरुआत करूँ सर मैं? नहीं देखो, ऐसे सबसे पहले जो मैं उनको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, कोई भी व्यक्ति से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि परिस्थितियाँ कैसी भी हो अपने फेवर में सोचो। पहले तो हम अपने जी जी आप को ही पहले ही नेगेटिव कर रहे हैं, अपने ही सवालों से पहले किया था, अरे पहले को भूल जाओ। हम कभी भी अतीत की चर्चा नहीं करते। जो जितना ज्यादा अतीत में जाता है उतने ही भूत प्रेत लाता है। इसलिए अतीत में पहले क्या हुआ, 2004-9 जो हुआ जो हो गया, उसमें आप कोई चेंज नहीं कर सकते। आज आप बिजनेस शुरू कर सकते हो, पार्ट टाइम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके लिए आपको लोगों से बात करनी पड़ेगी, कुछ वापस इस माहौल में आओ, जूम की मीटिंग अटेंड करो, यूट्यूब की मीटिंग अटेंड करो, यूट्यूब के वीडियो सुनो, थोड़ा मेंटल केमिस्ट्री को बदलो और बिजनेस में कूद पड़ो। मतलब आपको उसके लिए कोई दुकान तो लगानी नहीं, कोई फैक्ट्री तो लगानी नहीं है। आपको केवल अपना मेंटल एटीट्यूड रेडी करना है। वो होगा आप कुछ यूट्यूब के अच्छे वीडियो सुनने से, कुछ अच्छे प्रोग्राम देखने से, अच्छी संगत करने से। जैसे ही आपकी केमिस्ट्री वापस तैयार होगी, बिजनेस चालू हो जाएगा। लोग खूब हैं, 40 करोड़ लोग हैं जिनको ये बिजनेस करने की जरूरत है। वो भी आगे मैं टॉपिक में लूंगा। लेकिन उसके लिए आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, शुरुआत करने की जरूरत है। सामने वाले को किसी को नहीं पूछना है, आपको बिजनेस शुरू करना है और पास्ट के ऊपर कहीं जाना नहीं है, तो बिजनेस शुरू हो जाएगा। अच्छी संगत करो, हो जाएगा काम। जी जी। अतीत मुर्दा है सर, मुर्दे को हाँ छोड़ देना है, भविष्य में एंट्री करनी है, भविष्य जिंदा है। बहुत अच्छा सर। रेगुलर भाव क्षेत्र में आ जाए। बहुत अच्छा सवाल। अच्छा, एक सवाल और है सर। आत्माराम कसुमा जी और शंकर लाल जी पूछ रहे हैं सर, मेरा सवाल है कि हम बिजनेस में फुल टाइम काम कब शुरू करना चाहिए किसी भी व्यक्ति को सर? नहीं, वैसे देखो, जो मेरा, अगर मेरे से राय ले रहे हैं तो मैं कहूँगा कि इस बिजनेस को कभी भी फुल टाइम शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, चाहे हम कितना भी कुछ कर रहे हो। क्योंकि भाई जी मैं आज की तारीख में 4 घंटा हेल्थ को दे रहा हूँ डेली। जी 4 घंटे में अपनी फिजिकल हेल्थ को अभी इन दिनों में मैंने देना शुरू कर दिया लॉकडाउन के बाद में। 4 घंटा मैं जी अपनी जी मेंटल हेल्थ को दे रहा हूँ, मतलब जिसमें मैं अपनी आध्यात्मिक साधनाएं वगैरह करता हूँ। और 3 बजे, मतलब 2 बजे बाद ऑफिस जाता हूँ, और जिनसे भी मिलना होता है 3 बजे बाद मिलता हूँ। आजकल भिलवाड़ा में तो लोग अपने आप ही मिलने आने लग गए। तो 3 से शाम को 7-8 बजे तक मैं वहाँ रहता हूँ। तो बाकी का जो टाइम मैं अपने ऊपर डाल रहा हूँ उसको मैं आरसीएम के नाम का, भाई मैं आरसीएम का एक्चुअल काम तो वही कर रहा हूँ ना। जब मैं आरसीएम का प्लान किसी को दे रहा हूँ वो आरसीएम का काम है। मैं जी भाई फुल टाइम कैसे कह सकता हूँ कि मैं फुल टाइम आरसीएम कर रहा हूँ? मैं अपनी पत्नी को टाइम दे रहा हूँ, मैं अपने परिवार को टाइम दे रहा हूँ, मैं अपने बिजनेस को टाइम दे रहा हूँ, मैं अपने आध्यात्मिक दुनिया को टाइम दे रहा हूँ। तो वो भी तो टाइम है ना, वो आरसीएम के नाम कैसे कर सकते हैं? इसलिए फुल टाइम शब्द का यूज ही गलत है। आप जिस समय आरसीएम का प्लान किसी को दे रहे होते हैं या आरसीएम की डाउनलाइन की मदद कर रहे होते हैं, वो आपका, बाकी आप कोई किताब पढ़ रहे हैं वो कोई फुल टाइम थोड़ी है। किताब तो आप अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए पढ़ रहे हैं। आप मीटिंग अटेंड कर रहे हैं वो जी व्यक्तित्व विकास के लिए अटेंड कर रहे हैं। तो इसलिए फुल टाइम शब्द से ना तो किसी को डराएं और ना फुल टाइम जैसा कोई बात है। मतलब आप करना आराम से इसको लाइफ टाइम पार्ट टाइम कर सकते हैं। और इसका बेस्ट एग्जांपल तो कदम जी है ना हमारे पास। भाई कदम जी अपना जी 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 शेड्यूल बना के अपने पर्सनल बिजनेस सारे करते हैं, परिवार की जिम्मेदारियां पूरी करते हैं। और बाकी के लोग भी पार्ट टाइम ही कर रहे हैं, कौन से सीनियर हैं तो सब अपने अपने फील्ड में जो कुछ भी करना है। अभी महावीर जैसे मान लो यूट्यूब चैनल का कर रहा है, तो उसको आरसीएम का पार्ट क्यों मानेंगे हम? भाई दैट इज अनदर पार्ट। ये जी एक जी अपना पर्सनल डेवलपमेंट की यात्रा है, ये व्यक्तित्व विकास की यात्रा है। जब एक मुकाम हासिल करते हैं तो उससे अगले मुकाम पे जाने की तैयारी होती है जो करनी चाहिए। इसलिए अब हमें अपने दायरे को बड़ा करने की तैयारी है। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट तो यही रहेगी कि फुल टाइम शब्द बोले भी नहीं
और फुल टाइम करे भी नहीं, क्योंकि जीवन में सामाजिक स्वास्थ्य, आर्थिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, पारिवारिक स्वास्थ्य, सभी पर काम करना है। तो सबको अपना अपना बैलेंस बना के और ऐसा ही टीम को सिखाएंगे तो बढ़िया अच्छा रहेगा। जी जी जी, यानी आरसीएम को जीवन का पार्ट बना लें तो फुल टाइम हाँ पार्ट टाइम का झंझट ही खत्म हो जाएगा, ये दैनिक बिल्कुल क्रिया का हिस्सा बन जाएगी। मजा आ गया बिल्कुल। सर, बहुत अच्छा जवाब दिया सर। मेरे लिए जैसे अच्छा, शारीरिक एक स्वास्थ्य सवाल और अच्छा आ रहा है था। सर सत्यनारायण जी का। उस शुरुआती दौर में आप आदरणीय ओपी शर्मा जी जैसे सरकारी अधिकारी को आरसीएम सिस्टम में कैसे लाए, उनको कैसे मेंटेन किया, और हम ऐसे अधिकारियों को कैसे लाए? नहीं, ऐसा है कि ओपी शर्मा जी को हम नहीं लाए, लेकिन ओपी शर्मा जी खुद नेटवर्क मार्केटिंग के काफ़ी अच्छे अनुभवी व्यक्ति थे और बहुत अच्छी नॉलेजफुल पर्सन थे वो। और उनको नॉलेज थी कि ये जो सिस्टम आया है ये वर्ल्ड लेवल पे पहली बार आया है कि कपड़े जैसे प्रोडक्ट को लेके एक ऐसी कंपनी आई है। तो वो तो संभवतः वो अपने हिसाब से ही आए और उनके पास काफ़ी अच्छी नॉलेज, काफ़ी अच्छा विजन और काफ़ी मतलब मैं यूँ कहूँगा तो मेरे से काफ़ी ज़्यादा नॉलेज उनके पास डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग की थी। वो नेटवर्क मार्केटिंग के अनुभवी खिलाड़ी थे, मैं ट्रेडिशनल बिजनेस का अनुभवी खिलाड़ी था। मेरे पास स्पिरिचुअल पावर थी, उनके पास बिजनेस की नॉलेज पावर थी। वो स्वयं इस बिजनेस की अपॉर्चुनिटी को ध्यान में रखते हुए, ये अपॉर्चुनिटी उनको इतनी बड़ी टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम और सिक्योरिटी के सब्जेक्ट को अगर थोड़ा सा प्यार से और अच्छे एग्जाम्पल के साथ बिना किसी की ईगो को हर्ट किए हुए, देखो हर व्यक्ति जितने बड़े ओहदे पे है उसके पास उतना बड़ा ईगो होना एक नेचुरल बात है। तो आपको उसके ईगो को हैंडल जी जी करते हुए, अगर आप ईगो और प्लान दोनों को हैंडल कर लेंगे तो काम हो जाएगा। आप प्लान तो जी बहुत जी बढ़िया दिखा देंगे, आरसीएम तो बहुत टॉप है, और उसके ईगो को हर्ट कर देंगे तो अधिकारी क्या, पियोन भी नहीं आएगा। मतलब हर इंसान अपने ईगो की दुनिया में जीता है, इसलिए अधिकारी हो तो भी आप उनको प्यार से अपने प्लान की ताकत, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम और सिक्योरिटी की जो ताकत आप लोगों के पास है और भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने की जो ताकत आपके पास है, आज की तारीख में अगर 40 करोड़ लोगों के भगवान बन सकते हो तो वो आप लोग बन सकते हो। इसलिए आपके पास एक बहुत बड़ा सोर्स है। आत्मनिर्भर भारत की दिशा में कोई बड़ा कदम उठा सकते हो तो आप उठा सकते हो। तो आप अगर आत्मनिर्भर भारत के नाम पर लोगों से मदद करेंगे तो लोग करेंगे, ऐसा कोई मना नहीं करता है। हाँ, कभी कभी किसी का मूड भी समझना पड़ता है, परिस्थिति काल के हिसाब से बात करनी पड़ती है। इसका कोई बना हुआ फार्मूला नहीं होता है। कल मेरे साथ एक बहुत बड़े जी अधिकारी जी की मुलाकात हुई थी और आजकल तो रोज ही होती रहती है, सब बड़े बड़े लोग आते रहते हैं, ऑफिस में आ जाते हैं और ज्वाइन भी करते हैं। मतलब लोगों को अब समझ में आने लगा है कि जैसे लाइटें ज़्यादा जाती है तो इन्वर्टर सबको समझ में आने लग जाता है, वैसे ही इस कोरोना काल में आरसीएम बिजनेस बहुत अच्छे तरीके से लोगों को समझ में आ रहा है कि सर हमारे तो इनकम नहीं आ रही थी, आपके ही आ रही थी। ये बात सबको समझ में आ रही है ना कि भाई अब बंद में भी आती है तो ला सकते हैं आप। अच्छा सर, एक सवाल राधे श्याम सुतार जी पूछ रहे हैं, जय आरसीएम गुरुदेव। मैं आपसे यस पूछना चाहता हूँ सर, हम जब फील्ड में काम करते हैं तो अलग अलग प्रोफेशन के लोग हमारे साथ जुड़ते हैं। कई लोग हमारे से ऊपर के ओहदे के भी होते हैं, उनको मैनेज कैसे किया जाए? जैसे हाई लेवल का कोई बंदा ज्वाइन कर गया, नीचे नहीं उसके कोई बिल्कुल लो लेवल का है या अनपढ़ है, उसके कोई बढ़िया पढ़ा लिखा ज्वाइन कर गया, उसको मेंटेन करने के बारे में पूछना चाह रहे हैं। नहीं, इसमें क्या उसको है किससे जोड़े? जैसे, नहीं बिल्कुल, थोड़ा सा मतलब मेरा अपना मानना ये है कि अगर आपके पास थोड़ा सा आध्यात्मिक ज्ञान अगर आपके पास हो तो ये छोटे बड़े का भेद आपको कम समझ में आएगा। और लोगों की मतलब आपके व्यक्तित्व से अगर एक ओरा रिलीज होगा तो मैं महसूस करता हूँ कि मैं अगर कहीं उपस्थित होता हूँ तो वहाँ पर कूल डाउन परिस्थिति, क्योंकि वो ओरा काम करता है और उस ओरा के प्रभाव से कितना भी बड़ा आदमी अपने आप को बड़ा नहीं मानता, उसका ईगो कूल डाउन हो जाता है। आपका भाई, जी जी हर व्यक्ति के पास एक ईगो है, तो वो ईगो कब कूल डाउन होगा, जब आपका ईगो बिल्कुल नहीं होगा। हाँ भाई, मैं आरसीएम में हूँ, इसका ईगो हो, मैं बड़ा हूँ, इसका ईगो। जब मैं स्पिरिचुअल पर्सनालिटी हूँ तो सामने वाला भी अपने आप को स्पिरिचुअल पर्सनालिटी हैंडल करेगा। और जैसा कि सब तरह के लोग आएंगे, ये हैंडलिंग भी एक आर्ट है जो करते करते आप सीख जाएंगे। लेकिन कई बार आपको अपलाइन डाउनलाइन के साथ दोनों के साथ कनेक्शन बना के रखना पड़ता है, क्योंकि कई बार वो डायरेक्ट नहीं रख पाते हैं। तो ऐसा होता है, ये ह्यूमन बिहेवियर है। और मैं इसमें एक फार्मूला काम में लेता हूँ
चाहे डाउनलाइन, मतलब मैं बिल्कुल खुले दिल से कहना चाहता हूँ, डाउनलाइन में या हमारी टीम में कैसे भी लोग हो, खराब हो, बहुत खराब हो, खराब की भी लास्ट स्टेज खराब हो, लेकिन अपलाइन के पास डाउनलाइन से नाराज होने का अधिकार नहीं होता है। अपलाइन के पास डाउनलाइन से नाराज होने का अधिकार नहीं होता है, डाउनलाइन के पास अपलाइन से नाराज होने का अधिकार रहता है। तो आप तभी हैंडल कर पाएंगे जब आप अपने दिमाग में ये बात मान लेंगे कि मेरी टीम में जो भी लोग हैं वो जैसे भी हैं मुझे स्वीकार है, आई एक्सेप्ट ऑल, वो जो हैं जैसे हैं पहले मुझे स्वीकार है, नंबर 1। नंबर 2, मैं जो करता हूँ, मैंने कहा यार मैं तो डॉक्टर हूँ और ये मरीज है, और मरीज कैसा भी हो मैं मरीज को डांट नहीं सकता, मरीज का इलाज करना है मुझे। तो हर व्यवहार के लोगों को मैं, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी है डॉक्टर होने के नाते, तो मैं हैंडल करूंगा, तो वो धीरे धीरे ठीक हो जाते हैं। और किसी के सामने भी अपने ईगो को चोट नहीं पहुंचाएं तो वो काम थोड़ा आसानी से हो जाता है। ठीक है जी सर, जी सर, थोड़ा सा वॉल्यूम कम आ रहा है, आवाज कट रही है आपकी सर। अच्छा, एक और सवाल आ रहा है सर, राहुल कांबले जी ने पूछा है सर कि आप इतनी बड़ी एनर्जी कहाँ से जनरेट कर लेते हैं सर? आपने अपनी दुकान का 1 करोड़ का मिशन लिया है सर, उसे पूरा करने के लिए क्या क्या कदम उठाने चाहिए, फील्ड में कैसे काम करना चाहिए, उसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालें सर। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छा सवाल इन्होंने पूछा है, क्योंकि ये सवाल मैंने रोक रखा था कि मैंने कहा इस सवाल में सारे जवाब आ जाते हैं। और मेरे को अंदर से, मतलब अंदर से आपके सबके पास एक अनलिमिटेड पावर है जिसे हम कहते हैं आत्मिक बल। आत्मा का बल सबके पास है, कौन उसको जानता है कौन उसको नहीं जानता है। और जब अंदर से ये आवाज आ जाती है कि ये काम होगा तो फिर वो होगा। और मैं आपको आज भी गारंटी से बोल रहा हूँ, 1 करोड़ अपनी दुकानें होगी 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 और होगी, और आप सबके सहयोग से होगी और पूरे हिंदुस्तान के सहयोग से होगी। ये वक्त की मांग भी है, परिस्थितियों की मांग भी है, समय की मांग भी है, आत्मनिर्भर भारत की मांग भी है। हर तरीके से इसकी जरूरत इस समय भारत को है। और मतलब इसलिए आप दिमाग से ये डाउट हटा दें कि 1 करोड़ दुकानें होगी कि नहीं होगी। पहला, मैं अब उसके ऊपर प्रैक्टिकल आ रहा हूँ। मतलब 1 करोड़, क्योंकि मेरे पास उसका पूरा नक्शा मौजूद है, मेरे पास उसकी पूरी गाइडलाइन मौजूद है, मेरे पास उसका पूरा स्टेप बाय स्टेप जो चीज़ें रिलीज करनी है वो मौजूद है, मेरे पास उसका कॉन्फिडेंस मौजूद है, इतने सालों का एक्सपीरियंस मौजूद है, और हर चीज़ मेरे पास उसका एंड मैं समय पर रिलीज करूँगा। और मैं समझता हूँ कि एक ही वीडियो अभी कदम जी के चैनल पर रिलीज हुआ है कि 1 करोड़ अपनी दुकानें कैसे होगी। एक पहले जेके जैन जी की भी रिलीज हुआ है। और ये तो सब बिल्कुल सिंपल है, पर मैं इस पे पर्सनली ऐसे कुछ वीडियो बना के आप लोगों को देने वाला हूँ। मैं तो कोई चैनल नहीं ला रहा हूँ कि 1 करोड़ अपनी दुकानें कैसे होगी, उसकी विस्तृत रूपरेखा मैं तैयार करूंगा। लेकिन उस दिशा में कुछ मैं आंकड़े आपके बीच में रख देता हूँ। भारत में 75% जनसंख्या कम पढ़ी लिखी है, अंडर ग्रेजुएट है। जी जी। और जो अंडर ग्रेजुएट है या कम पढ़ी लिखी जनसंख्या है, उसके सामने नौकरी का अब कोई विकल्प नहीं है। अब तो पढ़े लिखों के सामने ही नहीं है, तो पहले ही वो कम पढ़ा लिखा है, और बिल्कुल मजदूरी वो इसलिए नहीं कर सकता कि वो पढ़ लिख गया। ये मैं बोल रहा हूँ भारत की 75% जनसंख्या। भारत की 65% जनसंख्या गांव में रहती है, इन विलेजेस। और गांव में कोई फैक्ट्रियां नहीं होती है, गांव में कोई कारखाने नहीं होते, गांव में नौकरी के कोई अवसर नहीं होते। तीसरी चीज, 65% जनसंख्या हमारी खेती करती है, और खेती हमारी पार्ट टाइम ही होती है। वो खेती में फुल टाइम जैसी कोई चीज कभी हो ही नहीं सकती। पहले घर में एक आदमी था तो भी खेती करते थे, अब 2 हो गए तो भी खेती है, 4 हो गए तो भी खेती है, 6 हो गए तो भी खेती है। जब कुछ नहीं करने को होता है तो एक आदमी यही कहता मैं तो खेती करता हूँ। अब खेती में वो क्या करता है, नहीं करता तो जाके मजदूरी कर लेता है जिस दिन जरूरत होती है, बाकी टाइम तो फ्री होता है। तो भारत की 65% जनसंख्या खेती में इंगेज नहीं है, खेती में इन्वॉल्व है थोड़ी बहुत, बाकी फालतू है। 65% जनसंख्या गांव में रहती है, तो उनके पास में रोजगार का और कोई तरीका नहीं है। और 75% जनसंख्या बिल्कुल कम पढ़ी लिखी है। ये तो कोई मेरे आंकड़े नहीं है, सरकारी आंकड़े हैं। और 90% जनसंख्या जो भारत की है,
वो एक जीवन शैली अपना चुकी है। मोबाइल उसने ले लिए है, मोटरसाइकिल उसने ले ली है, पेट्रोल उसको भराना पड़ता है, स्कूल के बच्चों की फीस उसको देनी पड़ती है। एक मिनिमम खर्चे का लेवल उन्होंने सेट कर लिया है। तो अब उनके जो इनकम के सोर्सेज बचे हैं उसमें वो इनकम नहीं आती, तो उसको कोई एक्स्ट्रा इनकम की जरूरत है। तो वहां पर इन सारी जगह पर अगर कोई प्लान, कोई प्रोडक्ट और कोई सिस्टम और कोई डिलीवरी सिस्टम फिट होता है तो उसका नाम है आरसीएम जी। अब मैं आपको थोड़ा सा खुलासा कर दूं कि आरसीएम ही एकमात्र विकल्प है आत्मनिर्भर भारत का। जी। अब मैं आंकड़े ला रहा हूं आपके सामने, मतलब 1 करोड़ अपनी दुकानें बिल्कुल होगी, और उसके तरीके हम आपको समय समय पर बताते जाएंगे डिटेल में। इसके ऊपर किस दिन महावीर जी इसी एक सब्जेक्ट को लेके आ जाएंगे, मैं पूरा रोड मैप रिलीज कर दूंगा। अभी 19 जुलाई को अपना एक प्रोग्राम हो रहा है हेल्थ गार्ड का, हेल्थ गार्ड का गामा ओरिजिनल का जो प्रोग्राम हो रहा है, उस प्रोग्राम में 5 करोड़ लोगों को वो प्रोडक्ट कैसे जाएगा ये रिलीज करूंगा मैं। क्योंकि 80% लोगों की हमारी कोलेस्ट्रॉल हिला हुआ है, 80% पॉपुलेशन, जी जी, यानी उनको जरूरत है और वो कोई गलत चीज ले रहे हैं, हमारे पास सही चीज है। हम अगर कंसेप्ट के साथ साथ प्रोडक्ट की बात करेंगे और वो लाखों लोगों तक ले जाएंगे तो लोग आपके पास आ जाएंगे। तो इसलिए वो जो प्रोग्राम है 1,00,000 1.5 लाख लोगों का यूनिक अलग तरीके से उन्होंने जो डिजाइन किया है, कंपनी लेवल पे जो उन्होंने प्लानिंग करी है और जिस क्वालिटी से वो प्रोग्राम दे रहे हैं, क्योंकि मेरे को अनुभव है, जिस दिन मेरे बेटे को मैंने वो प्रोग्राम अटेंड करवाया छोटा सा, उसने एक ही दिन में एक कार्टून भेज दिया। एक दिन एक लड़के का फोन आया, सर कल प्रोग्राम अटेंड किया, आज एक कार्टून। तो ये आपके लोग, अगर आप 19 जुलाई के प्रोग्राम में लाखों लोगों को बिठाओ, आपकी लाखों दुकानें हो जाएगी। मतलब आप, और इसी तरह से मैं अगली सीरीज ला रहा हूं, 26 जुलाई को की सोल की सेकंड एनिवर्सरी कर रहे हैं जी। उस दिन काफी कुछ घोषणाएं, काफी कुछ तैयारी। मतलब आप उन, जब तक उन बड़े प्रोग्रामों में, देखो मैं बार बार कहा करता हूं कि आरसीएम, आज आरसीएम बना तो उसमें अगर सबसे बड़ा और सिंगल कंट्रीब्यूशन किसी चीज का है, उसका नाम है बड़े प्रोग्राम। वो ताकत थी आरसीएम में कि वो बड़े प्रोग्राम कर सकता था और कोई उस समय नहीं कर सकते थे बड़े प्रोग्राम। वो ताकत आपने खो दी है। आप बड़े प्रोग्रामों को वापस फोकस करो, गैदरिंग को फोकस करो, तो वो, क्योंकि जब एक साथ एनर्जी बनती है तो वो एक साथ एनर्जी बॉडियों में एंटर होती है, दिमाग के ताले खुलते हैं। तो ये जो 19 जुलाई का प्रोग्राम है, 26 जुलाई का प्रोग्राम है, उसके बाद एक प्रोग्राम ला रहा हूं मैं कंपनी से, वो चाय के ऊपर फोकस होगा और हम गारंटेडली प्रूव करके देंगे कि हमारी चाय नंबर 1 है और अब हम इस तरीके से नंबर 1 सेल में भी बन सकते हैं। वो तरीका भी देंगे और उससे आप 1 लाख अपनी दुकानें खुलाओगे, वैसा तरीका भी देंगे। ऐसा ही पेस्ट पे ला रहे हैं कि कैसे सारे डेंटिस्ट की दुकानें बंद की जा सकती है। ऐसा एक एक प्रोडक्ट को पकड़कर हम अपनी दुकानों के लिए, ये भी एक अपनी दुकानों को बढ़ाने का एक तौर तरीका रहेगा, उस पर मैं काम कर रहा हूँ। और कोई चीज मैं जुनून से पकड़ता हूँ तो फिर मैं उसको छोड़ता नहीं हूँ। और मेरा एक फार्मूला रहता है कि आप एक चीज को, संकल्पों को कभी भी ढीले मत होने दो, उस पर फोकस बना के रखो। आपका फोकस हिलना नहीं चाहिए और आपका मतलब फॉलो अप उसके प्रति रहना चाहिए, प्रमोशन उसके प्रति रहना चाहिए। और आप देख रहे होंगे मेरी किसी भी चर्चा में अपनी दुकान का शब्द कभी भी कहीं जाता नहीं है। तो अपनी दुकान पे मेरा फोकस है, मेरा प्रमोशन है, मेरा फॉलो अप है, मेरी उस पर वर्किंग है, एक्शन है। तो वो 1 करोड़ होगी। जैसे 1 करोड़ डिस्ट्रीब्यूटर हुए, 1 करोड़ हम अगर 1 करोड़ लोगों के कपड़े बदलवा सकते हैं तो 1 करोड़ अपनी दुकानें खुलवा सकते हैं। और जो लोग मेरी आवाज आप सुन रहे हो, तो मैं थोड़ा सा लोगों को कहना चाहता हूँ, आपने टीवी की स्क्रीन पे उन लोगों के चेहरे देखे थे जो 1500 किलोमीटर बंबई से, सूरत से, दिल्ली से पैदल चलने के लिए निकल पड़े थे, अपने बच्चे को, छोटे बच्चे को गोदी में लेके, एक दूसरे बच्चे को पैदल चलाते हुए, पत्नी को साथ में लेते हुए, अपने सिर पे वजन रखते हुए। आपने कभी किसी को रोते हुए नहीं देखा। मैंने किसी भी टीवी स्क्रीन में एक भी व्यक्ति के चेहरे पे ये ऐसा कोई, मैं तो रो रहा हूँ, अरे बाहर है, मैं कैसे जाऊंगा वहां पे। वो 1500 किलोमीटर पैदल चलने का हौसला, क्योंकि वो ठान चुके थे कि हमें घर जाना है। तो अगर वो ठान सकते हैं इतनी विकट परिस्थितियों में, उनका कोई बीच में सहारा नहीं, आपके पास तो सब कुछ है, आपको ठानने की जरूरत है। हम क्या नहीं कर सकते? वी कैन क्रिएट द मिरेकल।
अगर भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में कोई सबसे बड़ी भूमिका निभा सकता है तो वो आप हैं। भारत में अगर एक नई क्रांति लाने की, नए भारत का निर्माण करने की, वो आपके प्रोडक्टों में वो दम है, आपके पिकअप सेंटर की व्यवस्था में वो दम है, आपके डिलीवरी सिस्टम में वो दम है। केवल हमें इस संकल्प को बड़ा करना है और हम आपके साथ हैं बेटा। नहीं, क्या बात है, हमारे पास सब कुछ इसके बैकएंड में मौजूद है। आप बिल्कुल 1 करोड़ अपनी दुकानें होगी। अब थोड़ा ध्यान से सुनो बात, 1 करोड़ अपनी दुकानें होगी। 1 करोड़ के 7 जीरो होते हैं महावीर जी, होते हैं ना, 7 जीरो। और अपनी दुकानें जो आज खुल रही है वो 1 लाख से भी खुल रही है, 50,000 से भी खुल रही है, 25 से भी खुल रही है, 20 से भी खुल रही है, 10 से भी खुल रही है, जिसकी जैसी श्रद्धा, कैपेसिटी। मैं एक दुकान का मंथली टर्नओवर 5,000 रुपए का पकड़ रहा हूँ सिर्फ। 1 करोड़ इंटू 5,000 करोड़ 1 महीने का बिजनेस होगा, साल का 60,000 करोड़। और ये कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूँ। आज 2,200 करोड़ का टर्नओवर है आपका, और मैं 60,000 करोड़ की बात कर रहा हूँ, 300 गुना 400 गुना की बात कर रहा हूँ। ये होगा, अपनी दुकानों के माध्यम से होगा। आप केवल अपने कागज पे अपने सपने लिख दो और जेब में रख लो, बस नाम मेरा लिख देना कि बीसी चावड़ा जी ने कहा, इसलिए मैंने सपने लिख दिए। आपके सपने अपनी दुकान पूरे करवाएगी। अपनी दुकान पे आप अपना फोकस करो, ये काम होगा, ये भारत की जरूरत है, ये वक्त की मांग है। आपको लोगों के दुख है, अरे 40 करोड़ लोग हैं जिनकी इनकम इफेक्टेड हुई है। आपको तो उनकी जिंदगी का सहारा बनने के लिए अपने आप के दिमाग के दरवाजे खोलने हैं। लोग मना करेंगे ऐसा मत सोचो, मना तो हर चीज के लिए कुछ तो लोग करेंगे, इन्हें सारे लोगों को समझ में आ जाएगा तो फिर ये दुनिया कैसे चलेगी। कुछ को तो समझ में नहीं आना चाहिए, तभी तो दुनिया चलेगी। हाँ, कुछ लोग मना करेंगे, कुछ लोग हाँ करेंगे, तो ज्यादा आगे बढ़ो, उसमें क्या दिक्कत है। कुछ लोग सफल होंगे, कुछ लोग असफल होंगे, लेकिन हमारे पास एक एक्यूरेट वर्किंग प्लान है, हमारे पास एक्यूरेट क्वालिटी के प्रोडक्ट है, हमारे प्रोडक्टों से सबको फायदा होता है, हमारे प्रोडक्ट हेल्थ का पूरा फोकस करते हैं, तो हर चीज है। और 19 जुलाई और 26 जुलाई जैसे बड़े बड़े प्रोग्राम मैं लेके आ रहा हूँ, 1-1 लाख लोगों के प्रोग्राम लेके आ रहा हूँ। वो इसलिए ला रहे हैं कि भाई आप अपनी दुकान की बात को हम बड़े प्लेटफॉर्म के माध्यम से कह सकें और आप सब लोगों को एक साथ सपोर्ट कर सकें। हम आपकी दुनिया में कामयाबी के परचम लहराने के लिए हम दिलो जान से लगे हुए हैं। हमारा मकसद है आपकी कामयाबी, तो चिंता नहीं करें राहुल जी। आप, खैर राहुल जी चिंता करते भी नहीं है, राहुल जी आगे बढ़ेंगे और हम उनके साथ हैं। थैंक यू सो मच। जी जी। अच्छा, एक सवाल आ रहा है सर, आरसीएम पवन डीकेएम जी बोल रहे हैं कि बहुत सारे लोग आरसीएम को ज्वाइन करते हैं और अच्छा अचीवमेंट भी लेते हैं, फिर कई बार लोग बिजनेस को छोड़ के चले जाते हैं, सर ऐसा क्यों होता है? देखो, कलयुग में बुद्धियां भटकती है, लोग पत्नी को छोड़ देते हैं तो आरसीएम है तो मतलब बुद्धि का भटकना एक नेचुरल नेचर है, लोगों का भटकाव आना एक नेचुरल नेचर है। लेकिन आप कोशिश ये करें कि अपनी टीम में ऐसा माहौल बना के रखें, ऐसा एजुकेशन बना के रखें कि छोड़ने वालों की संख्या कम हो जाए। बिल्कुल ही नहीं छोड़े ऐसा तो देखो, आप दुनिया में इतने कानून बने हुए हैं तो भी चोरी हो रही है, इतने कानून बने हुए तो भी रेप हो रहे हैं, इतने कानून बने हुए हैं इतने तो भी आतंकवादी आ जाते हैं। तो कुछ तो इस तरह का ये इसलिए होता है कि आप अलर्ट बने रहें, आप अपने बिजनेस को अपनी शक्ति बढ़ा के काम। हम आज हमें 1 करोड़ की दुकानों की बात क्यों करें? छोड़ने वाले जाओ ना, हमारा क्या फर्क पड़ रहा है, हमारा तो चलेगा, हमारा रॉकेट उड़ेगा, वो धुआं देखने के लिए जा रहा तो जाने दो, हमारे रॉकेट में बैठना तो बैठो। तो कुछ लोग जाएंगे, ये उनकी नियति है, उनकी किस्मत खराब है, जाने दो, लेकिन नहीं जाए ये भी हमारा प्रयास होना चाहिए, हमारा संकल्प होना चाहिए। हमें सब तरह के लोगों को साथ लेके चलना है और हर तरह के, मैं तो इस नेचर का आदमी हूँ कि सब तरह के, सब व्यवहार के, हर किस्म के लोगों को, अच्छे बुरे ऊंचे नीचे सब तरह के लोगों को साथ लेके चलना। उसके लिए आपके व्यक्तित्व में गरिमा होनी चाहिए ताकि लोग बिजनेस को छोड़े तो आपको नहीं छोड़े। और आज अगर आरसीएम को कई लोगों ने छोड़ा तो भी हमें तो नहीं छोड़ा उन्होंने, तो अगर हमें नहीं छोड़ा तो किसी दिन वापस भी आ जाते हैं। अभी इस बार इसी अभी मैं इसी महीने की बात कर रहा हूँ, मई के महीने में 2 रूबी, 2 एमरल्ड, 1 स्टार एमरल्ड और कई रॉयल्टी अचीवर को हम वापस लेके आए हैं, क्योंकि उन्होंने बिजनेस छोड़ा था, उनकी अपनी परिस्थितियां थी, उस समय की मान्यताएं थी, लेकिन आज वापस भी तो आ गए हैं। क्योंकि मतलब उसमें न कोई हमारा इस बात का अहंकार है कि वो वापस आ गए,
होता है, कुछ छोटी मोटी चीजें होती है, रोड पे इतनी गाड़ियां चलती तो थोड़ी बहुत एक्सीडेंट तो होती है, लेकिन हमारा प्रयास सही होना चाहिए तो काम ठीक होगा। जाहुल खान है सर, सिकरी भरतपुर से। वो हाँ। पूछ रहे हैं सर, 6 महीने हो गए बिजनेस करते हुए, ईगल पिन पे हूँ और मैंने पिकअप सेंटर भी खोल लिया है, दोनों ही बहुत अच्छे चल रहे हैं। क्या मुझे पिकअप सेंटर पे बैठना चाहिए या नेटवर्क में काम करना चाहिए? सर काम तो दोनों ही करना चाहिए। पिकअप सेंटर पे आपके अपने परिवार को भी पिकअप सेंटर का काम सिखाना चाहिए और आपको पिकअप सेंटर की जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए, क्योंकि पिकअप सेंटर आपके नेटवर्क को बढ़ाने का सपोर्ट करता है। आप भी अपने पिकअप सेंटर के माध्यम से 20 अपनी दुकानें खुलवाइए और उन 20 अपनी दुकानों वालों को बोलिए कि आप भी अपनी दुकानें खुलवाइए, आपका नेटवर्क पिकअप सेंटर की वजह से ही बढ़ जाएगा। और अभी तो कोरोना काल में तो बहुत ज्यादा फील्ड में जाने की जरूरत भी नहीं है, अब तो टेक्नोलॉजी का सपोर्ट मिलने लग गया आपको। तो जितना आप टेक्नोलॉजी को काम में लेंगे, यूट्यूब के माध्यम से, जूम के माध्यम से अपने बिजनेस को टेक्नोलॉजी सपोर्ट से बढ़ाए, तो आपको फील्ड में जाने की जरूरत कम पड़ेगी, बल्कि लगभग नहीं पड़ेगी। और आप पिकअप सेंटर को चला के पिकअप सेंटर को बंद करने के बारे में, मतलब कभी भी ये सोचना कि ये दिमाग में ये सवाल आना कि एक चीज मेरे दूसरे काम को डिस्टर्ब कर रही है, ये गलत है। बस ये सवाल गलत है। जी जी। आप एक दूसरे के सहयोगी हैं। पिकअप सेंटर आपके बिजनेस को बढ़ाने का सहयोगी है और आपका बिजनेस पिकअप सेंटर की सेल बढ़ाने का सहयोगी है। जब दोनों सहयोगी है तो एक के पांव क्यों काटने हैं? अच्छा गुरुदेव, एक लास्ट सवाल है, विनीत सक्सेना जी पूछ रहे हैं सर, जैसे महाभारत का युद्ध धृतराष्ट्र ने संजय की आंखों से देखा था, वैसे ही हम सभी आदरणीय गुरुदेव वीसी सर की दूरदृष्टि के माध्यम से आरसीएम बिजनेस का भविष्य और विजन देखना चाहते हैं। साथ ही जानना चाहते हैं कि हम सब इस सिस्टम की ताकत से कहां तक जा सकते हैं और इसका विजन क्या होगा सर, भविष्य जानना चाह रहे हैं सर। विनीत सक्सेना जी, मैं पर्सनली आई लव यू, आई लाइक यू एंड आई रेस्पेक्ट यू। और मैं विजन आपके सामने बहुत क्लियर कर चुका हूँ और बहुत अच्छे तरह से कहना चाहता हूँ कि 1 करोड़ अपनी दुकानें होगी तो 60,000 करोड़ का ईयरली टर्नओवर होगा। इससे बड़ा विजन आपके पास अभी नहीं है। इस विजन में आपकी तस्वीर ऑटोमेटिक आ जाती है, इसलिए सबके विजन पूरे हो जाते हैं। आप जितना बड़ा सोचना चाहते हैं सोचें। जितना टोटल इंडस्ट्री डायरेक्ट सेलिंग सोच रही होगी उससे ज्यादा मैं अकेला सोच रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास वो प्रोडक्ट है, हमारे पास वो ताकत है, हमारे पास वो सिस्टम है, हमारे प्रोडक्ट बिल्कुल रियल हैं। बस केवल अपनी दुकान को घर घर, मैं फिर कहना चाहता हूँ, घर घर में अलग जगाना है। भारत को आत्मनिर्भर बनाना है तो घर घर में अपनी दुकान खुलवाना है। इस नारे को जन जन तक पहुंचाना है। इस नारे को इतना आगे बढ़ाना है कि एक संसद में भी इसकी आवाज आना है। इस नारे को इतनी आगे बढ़ाना है कि एक दिन टीवी की चर्चाओं में भी यही बात आना है कि आत्मनिर्भर भारत बनाने में तो आरसीएम का योगदान सबसे बड़ा दिखाई देता है। तो वो आपको उतना बड़ा सोच बनानी है बस से। बाकी तो आपका विजन बिल्कुल जितना दूर तक आप सोच सकते हो, जितना आपकी दृष्टि और सोच जा सकती, सोच लो। हम आपके साथ हैं, बैकएंड में है, आपके पीछे पीछे हम हैं, चिंता मत करो। आप बिल्कुल खुल के खेलो। आरसीएम बहुत, जी जी, आप लकी हैं और मैं लकी हूं और हम सब लकी हैं कि आरसीएम बिजनेस हमारे साथ है। किसी को डरने की जरूरत नहीं है, किसी को कहीं भी घबराने की जरूरत नहीं है। 60,000 करोड़ की बात कर रहा हूं मैं, आसानी से दिमाग में घुसेगी नहीं, लेकिन मैं बोल रहा हूँ 1 करोड़ दुकान बोल रहा हूँ, कईयों के माइंड में घुसेगी नहीं, के लिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि जो सोच की दीवार होती है वो बहुत मजबूत होती है। चाइना की दीवार को तोड़ा जा सकता है, सोच की दीवार टूटती नहीं है। लेकिन मेरे कहने से तोड़ लो, एक बार पकड़ लो। हाँ, 2025 तक हम आपको 1 करोड़ की संख्या दे देंगे। 2025 के पहले पहले 1 करोड़ अपनी दुकानों की संख्या दे देंगे। और ये नारा मेरा पकड़ा हुआ है और ये नारे पे भगवान का मेरे ऊपर हाथ है, तो आगे बढ़ेगा। और इसके माध्यम से टर्नओवर 5,000 का पकड़ो तो भी 60,000 करोड़ तो हो रहा है। महावीर जी, हो रहा नहीं हो रहा है? जी 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 जी, बिल्कुल हो रहा है सर। और आपने जब बोला 1 करोड़ तो पक्का हो जाएगा सर। हाँ, तो उस हिसाब से हमारे पिकअप सेंटर भी बढ़ेंगे, प्रोडक्ट भी बढ़ेंगे, टाइप भी बढ़ेंगे, डिपो भी बढ़ेंगे, प्रोडक्शन भी बढ़ेंगे, सब बढ़ेंगे। और हम लोगों और आपकी इनकम भी बढ़ेगी। जितनी आज आ रही है उसकी 300 गुना कर लो आप। जी जी जी। लक्ष्य न उज्जवल होने पाए, कदम मिला के चल, सफलता तेरे कदम चूमेगी आज नहीं तो कल। वीसी छाबड़ा जी का ये पुराना डायलॉग आज भी हमें याद है। तो आज का प्रोग्राम हम समाप्त करना चाहेंगे सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने जो टाइम दिया। एक लास्ट मैसेज सर, छोटा सा, सब लोगों के लिए आपका आशीर्वाद चाहिए सर। बिल्कुल, देखो, मैं आरसीएम के जितने भी साथी हैं, जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जितने भी सहयोगी हैं,
आपके पास एक ऐसी रोशनी है जिससे आप इस दुनिया को रोशन कर सकते हो। आपको केवल अपने ऊपर विश्वास बढ़ा के, अपनी नॉलेज बढ़ा के, अपने ज्ञान गुण और शक्तियों में विस्तार करके इस रोशनी को जो आपके पास है उसको दुनिया में फैलाना है। 40 करोड़ लोगों की जिंदगियों में कहीं अंधेरा, कहीं निराशा, कहीं मायूसी आई है, और आपकी मोरल ड्यूटी बनती है कि आप किसी न किसी तरीके से ऐसे बड़े बड़े तरीके ढूंढ तक अपनी आवाज और अपना सिस्टम उन तक पहुंचाएं। किसी को आज समझ में आएगा, किसी को कल आएगा, उसको ये पता नहीं है कि ये मेरे लिए बना है, लेकिन आज आपके पास है, इसकी वैल्यू को आपको समझना है ताकि आप भारत को नया भारत और आत्मनिर्भर भारत बना सकें। उसमें आपकी भूमिका महत्वपूर्ण रहनी चाहिए। इसी बड़े इरादे से, मजबूत इरादे से काम करें। मेरी शुभकामनाएं सबके साथ है। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये हमारे थे गुरुदेव बीसी छाबड़ा जी, जिन्होंने आज अपना कीमती समय दिया। मजा आया उनसे बातचीत करके, पूरा एक्साइटमेंट, पूरा जोश, पूरा नॉलेज उन्होंने दिया। और ये संकल्प हम लोगों को फिर दोहराना चाहिए, 1 करोड़ अपनी दुकानें हिंदुस्तान में खोलाना, ये हमारा टारगेट है, ये हमारा सपना है, और हम लगातार इस पे काम करेंगे। आप सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद, बीसी सर का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूंगा, हर महीने का सेकंड शनिवार और हर महीने का 4th शनिवार हम मिलते हैं एक अपने गेस्ट के साथ। तो अगले नेक्स्ट 25 तारीख को शनिवार को फिर रात के 8 बजे हम दोबारा मिलेंगे एक बड़ी पर्सनैलिटी के साथ आरसीएम बिजनेस में। तब तक के लिए नमस्कार, जय आरसीएम, बहुत बहुत धन्यवाद।